गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। सो गाइज, आज के डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस में हम देखेंगे खबरें जीएसटी से जुड़ी, फिर उसके बाद सीजेआई का क्या कहना है आरटीआई से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सीजेआई का क्या कहना है। इसी के साथ साथ बाकी की जुड़ी खबरें हम देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और पीआईबी से एनालिसिस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, answer this question. Consider the following statements. Cis fats are beneficial and can promote good cholesterol. तो कल हमने डिस्कशन करा था गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इनके आंसर्स दे रखे हैं, बट ट्राई टू आंसर देम योरसेल्फ। नाउ ट्रांस फैट्स, अगेन कल ये टॉपिक था हमारे कल के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में, उसी से जुड़ा ये सवाल। नाउ कमिंग हियर, UPSC previous year question. Consider the following statements. Cereal grains are cereal grains hulled, chicken eggs cooked, fish processed and canned, newspapers containing advertising material. Which of the above items is or are exempt under goods and services tax? तो आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं। आई एम पैरेलली कीपिंग अ टैब ऑन योर कमेंट्स एज वेल। जिनको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। नाउ कमिंग हियर, सॉल्यूशंस 1, 2 एंड 4 इसका सॉल्यूशन है, तो चेक कर लीजिएगा इसके आंसर्स भी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पे। ट्राइब्यूनल NCLAT रीइंस्टेट्स मिस्त्री एज टाटा सन्स एग्जीक्यूटिव। आज से कुछ साल पहले मिस्त्री को अनसेरेमोनियल वे में टाटा कंपनीज का CEO जो लगाए गए थे वो उनको रिमूव कर दिया गया था। तो उससे जुड़ी ये न्यूज है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या है एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल का डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है नो स्टे ऑन सिटीजनशिप एक्ट इंप्लीमेंटेशन। कोर्ट ने यह कहा है कि जो 59 पिटीशंस फाइल करी गई हैं उनकी सुनवाई 22 ऑफ जनवरी को की जाएगी। पुलिस टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू काउंटर डीप फेक वीडियोज। तो जो फेक वीडियो जो इंटरनेट पे अपलोड किए जाते हैं, हम एक कहते हैं कि डीप इंटरनेट क्या है, जिसे हम डार्क नेट कहते हैं, उन वीडियोस को ट्रैक करने के लिए। नाउ NGT refuses to extend the deadline for STPs for lakes. उसके बाद NGT ने गंगा पॉल्यूशन पे भी कुछ कहा है, तो ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द एडिटोरियल्स, in brief, this article says that the essential framework of justice in rape cases should consist in a quick but not hasty investigation by investigators, and prosecutors की sensitization की जरूरत है to the travails of survivors, especially the children, and conduct and conducive atmosphere for them to depose during the trial. यानी कि बच्चों की जो सुनवाई होती है, जो जुवेनाइल जस्टिस और या फिर आई विटनेस एज और या फिर एज अ विक्टिम जो बच्चों को अपेयर होना पड़ता है कोर्ट में, उस सुनवाई में एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए होना चाहिए। तो ये इस बारे में बात करता है, इस पे भी हम थोड़ी सी आगे डिस्कशन करेंगे। दिस आर्टिकल द लास्ट बेस्टियन ऑफ सेक्युलर मीडिया, सेक्युलर इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हो रहा है उसके ऊपर राइटर ने ये कहा है, द आर्टिकल क्रिटिसाइजेस द मल्टी पॉइंट प्रोग्राम फॉलोड बाय द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स 1. dismantling public institutions of higher education and privatizing education sector. तो प्राइवेट एजुकेशन के अगेंस्ट भी कुछ कुछ चीजें। देन 2. disenfranchising the humanities, यानी कि आर्ट्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी और सब्जेक्ट्स को दी जाती है। तो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन पे भी एक राइटर कह रही हैं। They encourage critical thinking. 3. Gutting the bastions of left, liberal and secular intellectuals. 4th, retracting the opportunity for education from weaker section. यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जो आते हैं, उनके लिए एजुकेशन की क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं। 5th, undoing the gains of egalitarian struggles like the feminist struggle, अंबेडकर राइट एंड लेफ्ट विंग मूवमेंट्स। तो ये राइटर का कहना है, थोड़ा ज्यादा आइडियोलॉजिकल हो जाता है ये, बट इसे एक क्विक रीडिंग आप दे सकते हैं। नाउ कमिंग हियर टू दिस वन, CAA के ऊपर जो फियर्स है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या वो मिसप्लेस्ड हैं? वेदर द एप्रीहेंशंस अराउंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर दे मिसप्लेस्ड? इन ब्रीफ, the article says that if the National Register of Indian
सिटीजन्स, अगर एनआरसी का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू डिवाइड द पीपल डोमिसाइल्ड इन इंडिया इनटू टू कैटेगरीज, सिटीजन्स एंड इलीगल माइग्रेंट्स। सिटीजनशिप एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रीएम्प्टिवली रेस्क्यू प्रायर टू एनआरआईसी एक्सरसाइज। तो दो पैरेलल एक्सरसाइजेस सरकार चला रही है। एनआरसी में तो ये है, एनआरसी से राइटर ये कहते हैं, ऐसे लगता है कि सरकार दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रही है लोगों को, एक तो सिटीजन्स और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स। और इसी के विपरीत जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो लोग यहां पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स, उनकी सिटीजनशिप को रेगुलराइज किया जा रहा है। तो ये सरकार की मंशा पे राइटर क्रिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं कि ये जो फियर्स हैं, क्या ये बुनियाद हैं, ये बेसलेस हैं या फिर ये सही है? क्योंकि जिन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाई करेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो हम इतने टाइम से असम में देखते हुए आ रहे हैं, उसको नेगेट कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बात समझ में आ रही होगी, ये सिंपल सी चीज है। तो पहले डिवाइड कर दिया, उसके बाद उन्हीं को ही सिटीजनशिप दे दी। तो करना क्या चाह रही है सरकार, यहां पे बात ये है। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे तो फोकस है ही, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है आजकल। अगर इतना ही फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे हो जाए तो 4.5 नहीं होगा इंडिया का जीडीपी रेट, राइट? तो आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द फेसेट ऑफ रिफॉर्म and rehabilitation of the criminal is immediately nullified by the prospect of capital punishment. Reform and rehabilitation of criminal, हमने ये सुना होगा once a cop always a cop, लेकिन इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसा है once a criminal always a criminal। कानून तो फिर भी एक अपराधी का चंगुल छोड़ दे, एक अपराधी को सजा देने के बाद लॉ स्टिल let goes the criminal कि ओके द क्रिमिनल हैज कंप्लीटेड द सेंटेंस, बट सोसाइटी में ये नॉर्म है कि एक क्रिमिनल को सोसाइटी कभी बाइज्जत बरी नहीं करती। क्रिमिनल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल। यही कारण है, अगर हम इसे एथिक्स की केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें, अगर एक बच्चा एक बार पेंसिल चुराता है, उसको अशेम किया जाता है क्लास में, तो वो पेंसिल चोर एक दिन थीफ बन जाता है, चेन स्नैचर बन जाता है। रीजन क्या है? उसको लेबल दे दिया जाता है कि ही इज अ थीफ। तो इसीलिए अगर हम रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स की बात करते हैं, तो सारे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं उन पे पानी फिर जाता है, नलीफाई हो जाते हैं वो, जैसे ही कैपिटल पनिशमेंट की बात होती है। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा। इंडिया में जेरेमी बेंथम ने जो लॉ कहा था, बेंथम्स डॉग लॉ, हम डॉग को कैसे समझाते हैं? हमारा जो पेट डॉग होता है तो हम उसको क्या समझाते हैं? अगर वो गलती करता है तो उसको चाबुक मारी जाती है, उसको अखबार से या किसी चीज से पीटा जाता है। अगर वो दोबारा गलती करता है तो 2 बार पीटा जाता है। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि क्रिमिनल्स को रिफॉर्म नहीं किया जाता। हमारा सिस्टम रेट्रीब्यूटिव है, बदले की भावना। एन आई फॉर एन आई विल मेक द सोसाइटी ब्लाइंड। तो आंख के बदले आंख का जो कानून है, राइट? तो बातें फिर गंगा जल तक चली जाती हैं। इसीलिए अब बात करेंगे क्विकली तिहाड़ जेल या बाकी की जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव जेल्स हैं हमारी कंट्री की, उनमें प्रिजन इनमेट्स को कारपेंट्री या फिर मेसनरी, मिस्त्री का काम, लक्कड़हारे का काम सिखाया जा रहा है। तो इस तरफ चीजें बढ़नी चाहिए। इस आर्टिकल का जो एसेंस है वो ये है। नाउ कमिंग टू दी न्यूज आर्टिकल्स। देखिए मैडम कितने गुस्से में हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। नाउ there have been widespread concerns about the shortfall in tax revenue at the time of economic slowdown and lower consumption. तो यहां पे क्या चल रहा है? In the first 8 months of this financial year, only about 50% of GST collection targets have been met, and 60% of the compensation cess collection targets have been achieved. तो दो चीजें हैं, जीएसटी कलेक्शन, यदि इकोनॉमी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा 4.5% पे, जैसा कि लास्ट क्वार्टर का डेटा सरकार का जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा है वो ये बताता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 4.5% है। अब ऐसी अवस्था में जो टैक्स लगता है, वो जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी के ऊपर ही टैक्स लगाओगे। अब जीडीपी के ऊपर टैक्स तो तब लगेगा ना जब इनकम होगी। इनकम 4.5% हो रही है तो जीएसटी कलेक्शंस कम हो रही हैं। जीएसटी कलेक्शंस कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी सिस्टम लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को यह एश्योरेंस दिया था
कि नेक्स्ट 5 इयर्स जुलाई 1 2017 से जीएसटी लाया गया था। 1 जुलाई 2017 के बाद 22 तक ये कहा गया था कि जुलाई 2022 तक अगर स्टेट्स के रेवेन्यू में 14% इंक्रीज नहीं होगा वैट परसेंट के कंपैरिजन में, यानी कि अगर 2016 में स्टेट ऑफ पंजाब ने 1 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट करा था वैट के अंडर, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम पहले हुआ करता था, जीएसटी से पहले वैट हुआ करता था। अगर वैट में पंजाब की कलेक्शन 1 लाख करोड़ थी तो जीएसटी आने के बाद पहले साल 1,14,000 करोड़ हो जाएगी। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, 4.5% हो गया। इसीलिए अब सरकार को स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। अब अगर स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करना है तो उसके लिए एक फंड बनाया गया था, जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड, जिसमें कि पैसा आता है यदि हम कोई लग्जरी गुड्स परचेज करते हैं या सिन गुड्स परचेज करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सिन गुड्स कौन कौन सी हैं जिन पे सेस लगाया जाता है? जिन लोगों को पता है वो आंसर करेंगे। लग्जरी गुड्स पे कितने % सेस लगाया जाता है ये मैं बता रहा हूं, लेकिन कौन कौन सी गुड्स हैं ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड है इसमें पैसा आता है, एडिशनल 15% सेस लगाया जाता है लग्जरी कार्स पे, सिगरेट पे, तो वो पैसा आता है इसमें जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड में, कि अगर जीएसटी कलेक्शंस कम होंगी तो इस कॉम्पेंसेशन फंड से उन स्टेट्स को जो है कॉम्पेंसेशन दी जाएगी जिनका कलेक्शन 14% इंक्रीज नहीं हो रहा, 114 नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में देयर वर नो प्रपोजल्स और डिस्कशंस रिगार्डिंग दी ओवरऑल जीएसटी रेट चेंजेस एट द मीटिंग। यानी कि सरकार ने ये डिसीजन लिया, जीएसटी काउंसिल ने ये मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि ओवरऑल जीएसटी रेट को इंक्रीज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। तो कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, जेएम कीन्स, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे समय में जब इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही हो, जीडीपी रेट कम हो रहा हो, ऐसे टाइम पे आपको गवर्नमेंट को फिलिप देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को बूस्ट देने की जरूरत है इकोनॉमी में। कैसे? टैक्स रेट को कट करना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी को कट करना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ये वारंट कर रही है कि जीएसटी को इंक्रीज किया जाए क्योंकि स्टेट्स के टैक्स रेवेन्यूज कम हो रहे हैं। अगर टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे तो स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जिस वजह से रेटिंग एजेंसी जो हैं, मूडीज, फिश, स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो वो लोग अपनी रेटिंग इंडिया के लिए डाउनग्रेड कर देंगे, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब कंसर्न्स के बीच में काउंसिल अल्टीमेटली डिसाइडेड द इशू नीडेड टू फर्दर स्टडी एंड issue needs to be further studied and discussed before any decision is taken। तो सरकार ने हड़बड़ाहट में हेस्टी डिसीजन लेने से अभी के लिए मना कर दिया। इसके बाद जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, इस जीएसटी काउंसिल की 38th मीटिंग रही है, 38th मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि पहले तो कॉन्सेंसस मेकिंग से डिसीजन चल रहा था, मतलब कि स्टेट्स का वोट शेयर कितना है, आप ये बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स का, सभी स्टेट्स का मिला के जीएसटी काउंसिल में ओवरऑल वोट शेयर कितना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट शेयर कितना है, राइट? फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं पूछते रहूंगा ताकि हम लोग अगले साल इसी समय, इसी महीने दोबारा से मुलाकात ना करें प्रीलिम्स के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही होती रहे और आप लोग क्वेश्चंस की जो नीचे कमेंट सेक्शन की पावन धरती है उसको क्वेश्चंस के पानी से सींचते रहें, क्योंकि फिर बाद में आंसुओं से नहीं सींचना पड़ेगा। नाउ द जीएसटी काउंसिल ब्रोक इट्स ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग द डिसीजंस बाय कॉन्सेंसस। पहले क्या होता था? कॉन्सेंशुअल डिसीजन मेकिंग रहता था कि आम सहमति से डिसीजन लिए जाते थे, लेकिन पहली बार ये ट्रेडिशन को ब्रेक किया गया है कि इस मुद्दे पे कि स्टेट्स का जो लॉटरी टैक्स है उस पे क्या एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए या नहीं। फर्स्ट टाइम वोट ऑन proposal to tax all the lotteries at the uniform rate of 28%। इससे पहले क्या था कि एक ड्यूअल टैक्स रेट था, with state run lotteries taxed at 12% while the state authorized lotteries, जो state authorized lotteries हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उन पे 28% टैक्स लगता था। यानी कि
जो सरकार द्वारा लॉटरी लाई जाती है, दिवाली बम्पर या राखी बम्पर या न्यू ईयर लॉटरी, उस पे 12% टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब इसे 28% कर दिया गया है। तो आप यहां पे बात ये समझिए कि मैडम की कोशिश ये है कि कहीं से भी अगर पैसा जीएसटी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है तो वो किया जाए, राइट। वो बात सही भी है, क्योंकि अगर अब जीएसटी रेट ओवरऑल इंक्रीज कर देंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है एमआरपी बढ़ जाएगा। अगर एमआरपी बढ़ जाएगा तो आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स गुड्स नहीं परचेज करेंगे। अगर हम नहीं परचेज करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इस वजह से इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाएगा और ज्यादा, राइट। तो पहले ही 7%, 6.7% से हम काफी प्रगतिशील मार्ग पे चल रहे हैं, 4.5% ग्रोथ रेट है, इसको और कम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद, मीटिंग के बाद, डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स का क्या कहना है। West Bengal finance minister said that the center's revenue projections indicated that center would run out of money. सेंटर के पास में पैसा ही नहीं रहेगा स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए फरवरी 2020 तक। He also worried कि सोशल सेक्टर माफ कीजिएगा, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है वो भी कट की जा सकती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे या फिर मनरेगा जैसी स्कीम्स पे पैसे में कटौती की जा सकती है, राइट। तो ये कहना था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि सेंटर को ये आड़े हाथों लेते हुए कहा, हाउ द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू गवर्न, कि राज्य सरकार अपना खर्चा कामधाम कैसे चलाएगी जब कॉम्पेंसेशन सेस पेमेंट्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, राइट। देयर वाज एन एक्सटेंडेड डिबेट ऑन द टॉपिक। एवरी अटेम्प्ट वाज मेड टू कीप दैट सेट ट्रेडिशन ऑफ डिसीजन बाय कॉन्सेंसस अलाइव, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी वोटिंग पावर ना यूज करे और स्टेट्स अपनी वोटिंग पावर ना यूज करें। लेकिन इस बार लॉटरीज वाले टैक्स पे ये ट्रेडिशन को ब्रेक किया गया, और ऐसा कोई रूल नहीं है जीएसटी काउंसिल का कि डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस, राइट। बट इवेंचुअली द काउंसिल वाज रिमाइंडेड दैट द रूल्स अलाउ वोटिंग एंड दैट ट्रेडिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूल बुक एंड द रूल्स शुड गवर्न द रनिंग ऑफ द काउंसिल। ऐसा जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जीएसटी काउंसिल चलेगी। अब मेरे आपसे दो क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या जीएसटी नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है जिस पे टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, कुछ इस तरह से जो जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट है, क्या क्या वो प्राइवेटली ऑन्ड है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड है, और क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी नेटवर्क या फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जीएसटी काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, यदि है तो आर्टिकल कौन सा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है। नंबर 3, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट का नंबर क्या था, जीएसटी जो अमेंडमेंट लाया गया कौन सा अमेंडमेंट था वो, ये आपको बताना है। तो सारे क्वेश्चंस प्लीज आंसर कीजिएगा। तो निर्मला सीतारमन का ये कहना है, वोट हैड बीन टेकन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1 मेंबर। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि लॉटरीज को एक रेट से टैक्स किया जाए या नहीं, यूनिफॉर्म रेट 28% से, इस मैटर पे वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग करवाई गई। तो वोट वेंट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, राइट। तो काउंसिल डिसाइडेड टू वेव ऑफ द लेट फी फॉर जीएसटीआर 1 टैक्स पेयर्स who have not filed the returns from July 2017 to November 2019 if all the returns are filed by January 10, 2020। ये छोटे छोटे टोकन स्टेप्स लिए गए हैं। इससे पहले की जो सितंबर 18 को एक मीटिंग रही थी, सितंबर 18, 2019 ओनली, उससे पहले 30 अगस्त को एक मीटिंग रही थी जिसमें कि टैक्स कंसेशंस दिए थे सरकार ने जीएसटी में, और कंपनीज की रजिस्ट्रेशन पे जो नई कंपनीज बनाई जाएगी उन पे टैक्स कंसेशंस कुछ दिए गए थे। और भी एक मांग उठाई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल जो है ऑटोमोबाइल्स पे टैक्स रेट में कटौती करे। ऑटोमोबाइल्स पे जो टैक्स लगता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्राइसिस देखने को मिल रहा था, तो टैक्स रेट कट मांगा गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, राइट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज पे, आरटीआई। दोस्तों इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल, इवन दो इट वर्क्स इन द मोस्ट फेडरल मैनर पॉसिबल, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड मैनर पॉसिबल, कि जीएसटी काउंसिल कॉन्सेंसस ओरिएंटेड डिसीजन लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स जो होती हैं उनका जो एजेंडा सेट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। यानी कि क्लास का एजेंडा जो आज है, जो टॉपिक्स हम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मैंने सिलेक्ट किया।
बाकी के टॉपिक्स पे चर्चा होगी ही नहीं। ऐसे ही जीएसटी काउंसिल के जो मुद्दे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्या क्या मैटर्स जीएसटी काउंसिल की मीट में डिसाइड किए जाएंगे, किन पे चर्चा होगी। अब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो क्या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग फेडरल हुई? देयर हैज टू बी अ वे टू conduct the meeting right from the setting of the agenda, setting up of the agenda in a federal and consensus oriented manner. Now coming here, a duty to publish, RTI पे ये editorial है, quickly इसे देखेंगे। Limiting RTA responses based on locus standi of the applicants could create a chilling effect. locus standi ये होता है कि अगर मैं फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी केस में नहीं हूं, अगर आपने मुझे कोई हार्म नहीं किया तो मैं आपको कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकता। मैं आपको पर्सन ए पर्सन बी के खिलाफ कोई केस या कोई आरटीआई एप्लीकेशन तभी फाइल कर सकता है जब पर्सन ए या पर्सन बी में आपस में कोई डिस्प्यूट हो। अब लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल जो है, अगर पर्सन सी पर्सन बी के बिहाफ पे कोई प्ली केस फाइल करता है कोर्ट में तो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी डाइल्यूट हो गया। मतलब आपकी औकात क्या है, आप किस वजह से कोर्ट के सामने आए हो। क्या ए ने आपको डायरेक्ट मारा है या आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या कुछ ऐसा। क्या अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूं तो मैं आपके मार्क्स यूपीएससी से नहीं पूछ सकता। अगर मैं रोड कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं तो कितने दाम पे एनएचएआई ने रोड का कॉन्ट्रैक्ट जीएमआर को या एलएनटी को या किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है, मैं ये नहीं पूछ सकता। यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है या जो रिलेटेड पार्टी है वो ही सिर्फ पूछ पाएगी। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि आरटीआई ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को विक्टिमाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। उस पर हमने एक डिस्कशन भी किया था। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आरटीआई में लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल लाना चाहिए। अगर आरटीआई में लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल हो जाएगा तो कॉमन सिटीजन जो केस से या फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेटेड नहीं है, उसकी कोई अस्तित्व, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की। आज ए बी सी डी जी तक कोई भी एक्स वाई जी कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी वाला नॉर्म आ जाएगा तो आरटीआई डाइल्यूट हो जाएगा। इसके साथ साथ और बात करते हैं आरटीआई पे। सेक्शन 4 जो आरटीआई एक्ट का है माफ कीजिएगा, इट कॉल्स फॉर प्रोएक्टिव एंड वॉलंटरी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनवाई है जिसका नाम है www.jatinverma.org, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, बिना रिक्वेस्ट प्लेस किए। क्यों नहीं ठीक वैसे ही एफसीआई की वेबसाइट से आप एफसीआई के कार्यशैली या जो भी वर्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लें। क्यों ना एफसीआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फूड एंड सिविल सप्लाईज या कोई भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमें इंफॉर्मेशन भिखारियों की तरह क्यों मांगनी पड़े। मतलब समझ रहे हो, आई एम द सिटीजन, गवर्नमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट, द ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हमने उन्हें हायर किया है, वी हैव वोटेड देम, वी आर पेइंग देम द सैलरीज आउट ऑफ द टैक्स दैट वी आर पेइंग, राइट, आउट ऑफ द टैक्स दैट योर पेरेंट्स आर पेइंग। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई एप्लीकेशन मुझे क्यों मांगनी पड़े। व्हाई शुडंट द इंफॉर्मेशन बी अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ द माउस, राइट। इसीलिए सेक्शन 4 में, मैं ये सब अपने बोल बच्चन नहीं कह रहा हूं, ये सब सेकंड एआरसी ने कहा है कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए, रिएक्टिव डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, राइट। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट ऑटोमेटिक अपलोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री। जन सूचना पोर्टल भी बनाए जा रहे हैं काफी सारी सरकारों में। राजस्थान ने इसमें लीड ली है आफ्टर द न्यू चीफ मिनिस्टर केम टू द हेल्म ऑफ अफेयर्स। Now, other problem has been persisting vacancies in the state and central information commissions. अब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर आए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 9 महीने तक आरटीआई के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी पोजीशन वैकेंट थी। 9 महीने में द टाइम टेकन फॉर अ बेबी टू टेक द बर्थ, आई थिंक ही वाज वेटिंग फॉर द बेबी टू ग्रो अप इनफ टू टेक ऑन द पोजीशन ऑफ आरटीआई चीफ।
तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट है ये होनी चाहिए। क्यों ना इसमें एक प्रावधान होना चाहिए कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन वैकेंट नहीं रह सकती, वैसे ही ऐसी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो कि ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हैं उनका अपॉइंटमेंट टाइम से होना चाहिए। जैसे कि लोकपाल के ऑफिस पे लॉक लग रखा है, ये सी हटना चाहिए, राइट। सी के और भी बहुत मतलब हैं, तो लोकपाल होना चाहिए। पॉइंट ये है कि सिटीजनशिप, जो सिटीजन्स हैं उनकी पावर के लिए लोकपाल इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। लोकपाल आज इंडिया में एक 5 सितारा होटल से काम कर रहा है, 5 स्टार होटल, राइट। तो ये लोकपाल के अभी तक नॉर्म्स नहीं बने हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि एक कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। और हम इस सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इज द ऑनेस्ट मैन, राइट, यू नो अबाउट इट एंड थिंग्स आर हैपनिंग। ऐसा नहीं है, जीएसटी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुई, बहुत बहुत अच्छे कदम लिए गए हैं। नाउ अ 3-judge bench led by CJI allowed the request and asked the center and the states to expedite the filling up of vacancies. पिछले दिनों मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या सीजेआई का ऑफिस आरटीआई के अंडर है। आज आप लोग दोबारा इसे आंसर नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं, सीजेआई का ऑफिस आरटीआई के अंडर अब है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक आरटीआई के अंडर नहीं है। सीजेआई ऑल्सो क्यूरियसली ऑब्जर्व दैट ऑफिशियल्स वर सेंसिंग फियर leading to paralysis of action due to working of RTI, going on to elaborate that the kind of queries that were sometimes being asked were not always in the public spirit. कुछ क्वेरीज मैंने कल दिया था। देखो, इस डेली न्यूज एनालिसिस को अगर रिलीजियसली पढ़ोगे तो सुनोगे, जो जिसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है वो लगा लेना थोड़ा हनी सिंह की जगह, तो अच्छी चीजें मैंने डेली बेसिस पे रिपीट नहीं कर पाएंगे हम, राइट। तो प्लीज थोड़ा सा समझना इसे। 5 पॉइंट्स बता रहा हूं। एक तो आरटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को और स्टेट, नोट डाउन प्लीज, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शुड बी गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसे एनसीबीसी को दिया गया है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज नीडेड फॉर दीज इंफॉर्मेशन कमीशंस। दूसरा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर है, इट शुड बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तीसरा, ए प्रोविजन शुड बी मेड दैट देयर विल बी नो वैकेंसी। ऑलरेडी बेरोजगारी बढ़ रही है तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नो वैकेंसी इन द इंफॉर्मेशन कमीशंस। रिफॉर्म्स, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इट विल बी 15 years since the implementation of RTI in 2020. रिफॉर्म्स जो चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ, मेंस का ये क्वेश्चन बनता है, क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ आरटीआई इन द लास्ट 15 years, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एक नजर आपके कमेंट्स पे डाल लेते हैं। So these things are there. Now just 1 minute guys. सो अगर कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। आई एम कीपिंग अ वॉच ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स भी, उनको अगर आरटीआई का चीफ लगाया जाए तो उनके रिटायरमेंट के 2 साल के बाद लगाया जाए। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, राइट। कूलिंग ऑफ पीरियड यानी कि उनको थोड़ा ठंडा होने दिया जाए, रिटायरमेंट के बाद रेस्ट लेने दिया जाए। बेचारे 60 साल तक काम करते, राइट। तो उसके बाद, और सिविल सोसाइटी, देखो अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ पे बहुत हैं, जैसे कि मिस्टर कैलाश सत्यार्थी हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं, अगर ये सब चीजें करी जाएंगी तो आरटीआई में कुछ सुधार हो सकता है। तो मैं ये जो डीएनए कर रहा हूँ बहुत ही प्रोफेशनली कर रहा हूँ और बहुत ही एनालिटिकल वे में कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाना है या फिर बोल बच्चन करना है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। हाई वॉल्यूम स्टेट्स ग्राफ ये दिखाता है एवरेज नंबर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस फाइल्ड पर ईयर एंड द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अपील्स कंप्लेंट्स फाइल्ड
between 2005 and 2016 for all the states. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो जन सूचना पोर्टल लाने चाहिए, राइट? तो आजकल डेटा पे सरकार और भी बहुत कुछ कर रही है. नाउ पुअर डिस्क्लोजर्स. आरटीआई एक्ट मैंडेट्स पब्लिक अथॉरिटीज टू सुओ मोटो डिस्क्लोज सेक्शन 4 इंफॉर्मेशन. सच डिस्क्लोजर विल डिक्रीज सिटीजन रिक्वेस्ट. तो सरकार के डिपार्टमेंट्स में और स्कीम्स में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए एक बजट रहता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कंपोनेंट. 1 से 1.5 लाख रुपए में जो वेबसाइट बन जाती है सरकार के लिए, तो वो भी फ्री बनती है. एनआईसी सभी के लिए वेबसाइट बनाती है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो आप ये बताएं, मिशंस व्हिच वर नॉट फिल्ड ऑन टाइम एज ऑफ अक्टूबर 2019. अब इसी के साथ साथ गाइज आपको ये भी करना है, रिजेक्शन रेट पे भी ध्यान देना है. बाय इंक्रीजिंग डिस्क्लोजर्स एंड फिलिंग वैकेंसीज द आरटीआई लोड कैन बी ईज्ड, बट इफ द लोकस स्टैंडी ऑफ applicants is made a criteria, the rejection rate जो कि पहले कम होते चले जा रहा है will rise significantly. आरटीआई की एप्लीकेशन मैंने फाइल करी, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये बोला जाएगा कि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि लोकस स्टैंडी का मतलब यही है, जेनेरिक मीनिंग यही है, अगर हम अपने जज्बाती अंदाज में एनालिसिस करें कि आपकी औकात नहीं है क्योंकि आप उस केस से रिलेटेड नहीं हो, तो फिर तो आरटीआई का एसेंस ही खत्म हो जाएगा. आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वेदर आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट, और अगर एक फंडामेंटल राइट है तो ये कौन से आर्टिकल में है, राइट? आर्टिकल नंबर आपको बताना है. नाउ ये सारा हमने कवर कर लिया. ट्रांसपेरेंसी ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन नवंबर 2018 sought the feedback from 2092 PAs under the CIC to evaluate implementation of section 4 of act. तो ट्रांसपेरेंसी ऑडिट रिपोर्ट हर साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के समक्ष रखी जानी चाहिए, राइट? तो ये लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए. ये जो सीजीआई का आर्ग्यूमेंट है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एज आरटीआई एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट्स द नीड फॉर लोकस स्टैंडी इन सेक्शन 6 क्लॉज 2. आरटीआई के सेक्शन 6 क्लॉज 2 में ये लिखा है, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन. नाउ हमने ये सब डिस्कस कर लिया. Only 838, 40% responded, and even here 35% of PAs fared poorly with little transparency in parameters. Public authorities है PAs का मतलब, right? Public authorities they fared poorly. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, such as organizations and functions कितना है, बजट क्या है, ई गवर्नेंस और ये सब पे कोई ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा. अब आगे आते हैं. जुडिशरी ने ये अच्छा काम किया है कि सरकार को ये कहा है कि अभी इस पे कोई इंप्लीमेंटेशन पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. अगर सरकार ने, पार्लियामेंट ने बिल पास किया है तो ये जुडिशरी का अच्छा भी है और बुरा भी है. क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप के खिलाफ यदि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो शायद जुडिशरी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था, स्टे लगानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगाई. तो उसमें फायदा यह है कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जो पार्लियामेंट का काम है बिल पास करना, एक्ट बनाना, अगर उसमें भी जुडिशरी इंटरफेयर करती है तो हम कई बार उसे ये कहते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. उसको अवॉइड किया है जुडिशरी ने, राइट? जुडिशियल ओवररीच. आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आपको ये देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसीलिए इसका पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.jatinverma.org से. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंस्टेड orally suggested to the government to publicize actual intent कि एक्ट की मंशा क्या है, so that there was no confusion among the public about its objectives and aims. Protests have broken out all over the country since notification of the act on December 12. The government has maintained that the amendments made to Citizenship Act of 1955 were meant to protect and welcome religiously persecuted people. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है, उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को राहत देने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि तालिबान की हुकूमत में हिंदू फैमिलीज को, क्रिश्चियन फैमिलीज को रात में अगवा किया जाता है और दिन में वो गायब. मतलब कि इसे हम बोलते हैं एथनिक क्लींजिंग या जीनोसाइड. तो सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम्स को इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान स्टेटेडली एक थियोक्रेटिक स्टेट है,
मतलब कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है, राइट। सिमिलरली अफगानिस्तान है, सिमिलरली बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा इस्लाम का जो ये चलता है, तो इसीलिए मुस्लिम्स को वहां पे कोई खतरा नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक कदम दो कदम हम आगे जाएंगे। आप मेरी मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कुछ दिनों में आई थिंक रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आप वहां से वेबसाइट से पढ़ सकते हो कुछ कुछ चीजें। ये हम किसी और दिन इसी डीएनए में भी कवर करेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है नेशनल पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज पे, कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज, क्या इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज होना चाहिए। इसी के साथ हमने पिछले डीएनएज में वीडियोस में इनर लाइन परमिट पे भी डिस्कशन करा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इनर लाइन परमिट वगैरह को कवर करने के लिए, इसको भी कवर करने के लिए 15th और 16th ऑफ दिसंबर का डेली न्यूज एनालिसिस जरूर देख लें अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट इशूड अ फॉर्मल नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सारी जो याचिकाएं फाइल करी गई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, तो उनको 22 जनवरी को सुना जाएगा, राइट। तो दिस इज देयर। नाउ सिलेक्ट प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप थोड़ा सा बताएंगे। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो प्रीलिम्स की तो तैयारी करो करो, मेंस की भी करो, वरना फिर सिर्फ ये होगा कि ना प्रीलिम्स निकलेगा ना मेंस। तो क्रिटिकली एनालाइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज पे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। जीएस मेंस पेपर 3, सॉरी दिस एनजीटी वाली न्यूज में ये रहेगा। ये ट्राइब्यूनल जो है, यहाँ पे हम कंपनीज ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं। जीएस मेंस पेपर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमी का है ये टॉपिक। इसे हम 4 में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स इन प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले हमने जो डीएनए में बात करी थी एथिक्स इन प्राइवेट सेक्टर की, वो हमने बात करी थी मिस चंदा कोचर पे, राइट। उन्होंने जो कॉर्पोरेट मैल गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे हैं, उन्होंने अपने पति को लोन, मतलब वीडियोकॉन को लोन दिया था, फिर हस्बैंड को भी लोन दिया गया, राइट। मतलब वीडियोकॉन ने हस्बैंड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसे बोलते हैं मैन एम्पावरमेंट थ्रू नारी सशक्तिकरण। नाउ अब आज हम यहां पे बात करने जा रहे हैं 3 years आफ्टर साइरस मिस्त्री was unceremoniously removed from the पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। पूरे टाटा सन्स का उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लगाया गया था, क्योंकि रतन टाटा भले ही सिंगल है लेकिन थोड़े एजेड हो गए, तो उन्होंने सोचा कि साइरस मिस्त्री को लगा दिया जाए। लेकिन साइरस मिस्त्री ने अपनी कंपनी को बिल्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया टाटा ग्रुप से, राइट। तो बड़ी कंपनी के सीईओ बने और अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, अपनी कंपनी को टाटास के कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। इसी के चलते ये बात जब रतन टाटा को पता लगी, तो रतन टाटा ने इन्हें मिस्त्री साहब को हटा दिया, राइट। तो अब इन्होंने, साइरस मिस्त्री ने ये कहा कि मेरी बेइज्जती हुई है और इट वाज अनसेरेमोनियल, तो इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में एक अपील फाइल करी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अपील को रिजेक्ट करने के बाद मैटर एनसीएलएटी में गया। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। दिस इज this Tata Mistry dispute was one of the most ugliest dispute in the history of corporate India, right? तो इसीलिए ये थोड़ा पता होना जरूरी है। अगर टाटास अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है एनसीएलटी के ऑर्डर से, तो टाटा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एनसीएलटी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया, तो हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी है। 2017 में ऐसा ही एक इशू था, सीबी दिस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी के बीच में। आप लोग चेक कर सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, 2017 में ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हमारे डीएनए से आए थे, राइट। तो एनजीटी और सीपीसीबी पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2017 या 2018 के प्रीलिम्स में, इसीलिए हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी है, राइट। तो ये पता होना आपको जरूरी है। दिस डीएनए इज नॉट ओनली अबाउट एनेबलमेंट, इट इज इक्वली अबाउट एम्पावरमेंट, ताकि अखबार यदि खुद भी पढ़ो तो कुछ ऐसे पढ़ो। अब यहां पे आते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मिस्त्री। एनसीएलएटी ने ये कहा है कि अभी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनको रिमूव किया जाएगा अगले 4 हफ्तों में, और मिस्त्री को दोबारा से लगाया जाएगा, ड्यूरिंग विच टाटा सन्स हैज द ऑप्शन टू चैलेंज द ट्राइब्यूनल्स वर्डिक्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट।
Tribunal also ordered Ratan Tata and the nominee of Tata Trust to desist from taking any decision in advance, which requires a majority decision of the board of directors. यानी कि एन रतन टाटा भले ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कन्वीन नहीं करी थी मिस्त्री को रिमूव करने से पहले. इसीलिए इसे एनसीएलटी ने ये कहा है कि भले ही आप ऑनर हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, लेकिन आप डिक्टेटोरियल वे में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को, सीईओ को ऐसे नहीं हटा सकते. राइट. तो additionally the tribunal clarified that Mr. Mistry will be reinstated as the director of Tata Companies with immediate effect. It also declared, NCLAT declared as illegal the conversion of Tata Sons Limited from a public company to a private company by Registrar of Companies. तो Registrar of Companies ने इस केस के बाद क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मैंने आपको बताया कि रतन टाटा ने मनमाने तरीके से ये कदम लिया था, अगर कोई पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती. इसीलिए टाटा सन्स लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उससे कन्वर्ट करके प्राइवेट कर दिया. अब प्राइवेट कंपनी है तो वो घर की कंपनी है, रतन टाटा जो भी करें. राइट. इसीलिए रतन टाटा ने लीगली बचने के लिए कि एनसीएलटी इनके मिस्त्री के हटाने को ऑर्डर को नलिफाई ना कर दे, अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी से कन्वर्ट करा लिया प्राइवेट कंपनी में. राइट. ताकि इसे अपने वे में चला सकें और सीईओ को हटा सकें. लेकिन ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये यहाँ पे गलत थी कि पहले उनको हटाया गया, फिर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया. या तो पहले ये होता कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करते और फिर उसके बाद सीईओ को हटा सकते थे, वो तो घर की कंपनी हो जाती प्राइवेट कंपनी तो. राइट. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमने एथिक्स क्यों लिखा है. देखो, रतन टाटा मॉरली भले ही सही हो, मॉरली वो सही है, क्योंकि अगर सीईओ अपनी छोटी घर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने लग जाएंगे तो वो गलत है. लेकिन वट एवर इज मॉरली राइट मे नॉट ऑलवेज बी लीगली टेनेबल. हो सकता है कि मॉरली कुछ सही हो, लेकिन लीगली कई कई बार वो गलत हो जाता है. राइट. तो केस स्टडीज के लिए इसे थोड़ा सा नोट कर लेना. बाबा जतिन का ज्ञान. नाउ, for better protection of interest of all stakeholders, tribunal said in future at the time of appointment of executive chairman, independent director and directors, Tata Group, which is the majority group, should consult the minority group, the Shahpurji Palunji group. यानी कि मिस्त्री की फैमिली का नाम है ये. राइट. उनके ग्रुप का नाम है. It also barred Tata Sons from invoking its powers under Article 75 of Companies Act 2013, which empowers Tata Sons Limited at any time to transfer ordinary shares of any of the shareholders against Mr. Mistry and others. तो ये सब चीजें कही गई हैं. Now NCLT क्या है? National Company Law Tribunal. It was formed on June 1, 2016 as per the provisions of Companies Act 2013, Section 408 by the Indian government. It was formed based on the recommendations of Justice Iradi Committee, right? NCLT इरादी कमेटी की रिकमेंडेशन पे. एज ऑफ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है ये. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 11 बेंचेस, इसके रीजनल बेंचेस भी हैं. यस, NCLT हैज गॉट रीजनल बेंचेस, राइट, विद प्रिंसिपल बेंच एट नॉट मुंबई, न्यू दिल्ली. क्योंकि कॉर्पोरेट है तो हम कई बार ऐसा होता है कि मुंबई पहुंच जाते हैं, लेकिन ये न्यू दिल्ली में ही है. अदर 12 बेंचेस आर एट दिल्ली, बेंगलोर, इलाहाबाद में भी एक बेंच है. राइट. गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, जयपुर. राइट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एनसीएलटी का. ईच बेंच इज हेडेड बाय वन प्रेसिडेंट and 16 judicial members and 9 technical members having knowledge in corporate law. तो NCLAT क्या है? NCLAT में NCLT के ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा सकता है. राइट. सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर इसे बनाया गया है. NCLAT is also the appellate tribunal for hearing the appeals against the orders passed by NCLT under section 61 of Insolvency and Bankruptcy Code also. NCLAT is also the appellate tribunal for hearing the appeals against the orders passed by Insolvency and Bankruptcy Board of India under section 202. ये sections आपके काम के नहीं है. राइट. NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeals against any order issued by Competition Commission of India.
अब आपको ये बताना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी आप बताओगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सी बॉडी को रिप्लेस करके बनाया गया था लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया के दौरान, राइट। कमेंट सेक्शन अगेन, ये मैंने बता दिया कि एनसीएलटी इज हायर फोरम देन एनसीएलटी फॉर टेकिंग द डिसीजंस एंड एनसीएलटी reviews the decisions on NCLT and decisions of NCLT and checks it on the point of law or facts। अगर point of law या fact में कोई गलती होती है तो NCLT के orders को NCLT review करता है। Right now, previous year question, इसे जरूर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दे दे रहा हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर है 420, राइट, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 420 का आंसर जरूर करना है इसका, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं तो सब इसी के लिए नंबर ये दिया गया है। तो आंसर करोगे, 5 सेकंड है, इसे पढ़ो फटाफट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। तो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, लो फटाफट सेल्फी लो, मतलब स्क्रीनशॉट लो फटाफट। टेकन नाउ, ये दोनों चेहरे हैं, राइट। इसका भी थोड़ा सा देख सकते हो। इट इज नॉट क्लियर एज टू हाउ एनसीएलटी ऑर्डर सीक्स टू ओवर रूल द डिसीजन टेकन बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा सन्स। अब मिस्त्री का ये कहना है, द जजमेंट इज नॉट अ पर्सनल विक्ट्री फॉर मी बट इट इज अ विक्ट्री फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट्स, राइट। तो ये दोनों लोग दोबारा से देखो, ये थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से, इस पे आई विल नॉट बी एबल टू रीड मच बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। Now, police to use artificial intelligence to counter deep fake videos. With the help of artificial intelligence, Delhi police will counter deep fake videos circulating on social media. A senior police officer said that during the investigation, it was found that deep fake videos were posted through social media accounts operating out of Delhi, and such videos have fueled the violence. Fake or morphed videos shared via social media have contributed to the violence in जामिया मिलिया। तो डीप फेक वीडियोस क्या है, हम डीप नेट समझते हैं। आज देखो, जो आपको वेबसाइट वगैरह दिखती है वो तो सिर्फ आपको दिख रही है, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए इस वेबसाइट के अंदर कुछ और डीप वेबसाइट जो है उस पे ये वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो कि हमें नहीं दिखते। उनको सर्कुलेट करने के लिए उनके लिंक बार बार चेंज कर दिए जाते हैं ताकि अथॉरिटीज उसे डिलीट ना करवा पाए, राइट। तो पुलिस इसको सर्च कर रही है। तो चैलेंजेस फॉर जीएस मेंस पेपर 3, challenges for law and order authorities, challenges for police authorities due to information communication and technology। तो सिर्फ इतना ही था। The word deep fake is made from deep learning and fake। Deep fake is an artificial intelligence software that superimposes a digital composite onto an existing video, right। तो existing video पे कुछ और सब प्लांट कर देना, राइट, एडिटिंग करना, ये सब करके ये बनाना, वीडियोस बनाना, उसी को डीप फेक कहा जाता है। नाउ कमिंग हियर, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डीप फेक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2017 व्हेन द रेडिट यूजर with the username deepfakes posted explicit videos of celebrities. Deepfakes are created by machine learning models which use neural networks to manipulate images. ऐसे लगेगा कि ये मैडम जो है इनको किस कर रही हैं, लेकिन ये कर नहीं रही होंगी। मतलब समझ में आया। तो ये सब किया जाता है सेलिब्रिटीज को मिलान करने के लिए या फिर लोगों को, इनोसेंट लोगों को गुमराह करने के लिए। दिस मॉडल एनालाइजेस वीडियो फुटेज अंटिल इट इज एबल टू एल्गोरिदमिकली टू ट्रांसपोज द स्किन ऑफ वन ह्यूमन फेस, यानी कि ये किसी की बॉडी और ये किसी का चेहरा उस पर लगा दिया, राइट। ऐसे ही पोर्नोग्राफिक इमेजेस वगैरह बनाई जाती है बच्चों पे, ये सब चीजें करी जा रही हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं। Just 1 minute guys. So this is the meaning of it. So आगे बढ़ते हैं। तो ये डीप फेक के बारे में कुछ और। डीप फेक क्रिएटर्स गैदर अ फ्यू हंड्रेड पिक्चर्स फ्रॉम द पर्सन इन डिफरेंट पोजेज और एक्सट्रैक्ट्स देम डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियो। उसके बाद इनको कट कॉपी पेस्ट किया जाता है और ये सब, ज़्यादा नहीं इसके बारे में। Now coming here to this dangers of deepfake technology, the first popular use of deepfake was in the porn video industry, where the porn actors' faces were replaced with celebrity faces.
All such videos that were detected have been taken down. However, the real danger of deep fake technology lies in the areas of justice, news and politics. Deep fake technology in the hands of irresponsible journalists could have deleterious implications. इसका फायदा भी मिलता है, पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं ये तो मॉफ्ड वीडियो है, राइट, होता ओरिजिनल है, पॉलिटिशियंस ये बोल देते हैं कि ये मॉफ्ड है, तो दोनों चीजें हैं इसमें, राइट, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है जो कि पुलिस अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, बिल्कुल सही ओरिजिनल वीडियो दिखेगा लेकिन होगा नहीं, तो ये सब चीजें हैं. इन 2016 at an Adobe conference, the American software company unveiled a beta version of Adobe Voco. The company claimed that if the software were fed 20 minutes of anyone speaking, it could generate pitch perfect audio in that person's voice according to any script. Adobe ने ये सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी वजह से अगर 20 मिनट की मेरी आवाज इस सॉफ्टवेयर को दे दी जाएगी तो सेम आवाज वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट, तो यानी कि डीएनए ऑटोमेटिक हो सकता है अगले दिन का, कितना अच्छी चीज है. नाउ कमिंग हियर, वी नीड टू डेवलप एन artificial intelligence to fight this AI. Till then, we should be very afraid. A proper information campaign to fight the menace of deepfake technology. तो एक ऐसे के लिए टॉपिक जो मैं हमेशा देता हूँ, has technology eased or diseased our lives? Diseased, right? Has technology eased or diseased our lives? हर डायमेंशन में इसके बारे में सोचना. Ultimately, the consumer need to be made aware of the cross-checking the information that they receive online through various sources. तो ये पढ़ोगे और इसको आंसर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को. Now, NGT refuses to extend the deadline for STPs for lakes. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात करी जा रही है. एनजीटी को ये गुहार लगाई गई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लेक्स के लिए बनाए जा रहे हैं उनकी डेडलाइन सितंबर 2020 से एक्सटेंड करी जाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेलांदूर, वर्थुर एंड अगरा लेक्स. तो ये कहाँ पे है, मैप में इनको देख लेते हैं. अगरा लेक, बेलांदूर, वार्थुर, दिस दोदा नेकुंडी, राइट, उलसूर, ये कहाँ पे हैं सारे आप नाम बताओगे. देखो ये मैंने यही बोला है कि यू हैव टू आंसर ऑल दीज थिंग्स कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये हैं, राइट. ये मैप जो बेस्ट मिला आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट, लेकिन बाकी चीजें आपको थोड़ा देखना होगा. द ग्रीन पैनल फर्दर ऑब्जर्व्ड, और जरूर इसको थोड़ा सा नाम करोगे कि ये कौन सी स्टेट में है. ये कोरामंगला छलगथा वैली. तो द ग्रीन पैनल एनजीटी. अच्छा ये बताओगे कि एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अगर जो भी बॉडी है ये कौन से आर्टिकल से इसका एग्जिस्टेंस है. आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Which article of the Constitution? Green Panel further observed the fact that approximately 256 million liters of untreated sewage was entering Belandur Lake on a daily basis was a criminal offence which needs to be tackled on a war footing. The lake, which is said to be 130-year-old, is a habitat to several species of birds and aquatic life. The pollution has also affected the groundwater recharge. What more did the NGRT say? Waste dumping has resulted in foul stench around the lake. Major cause of foam formation, जो झाग ऊपर तैर रही होती है, जो लादर kind of, is considered to be the discharge of untreated sewage through open drains. The tribunal further directed the Bangalore Water Supply and Sewage Board to ensure that no effluent is discharged into the lake till the sewage treatment plants are installed, and specified that a compensation of rupees 5 lakh per month inlet into the lakes will be levied in case, मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ पेनल्टी लगाई जाएगी अगर एनजीटी का ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं होता, राइट. तो ये सब चीजें हैं. अच्छा इसके साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि इकोनॉमिक सर्वे 2018 का चैप्टर 4 है. उसमें ये कहा गया है कि ये जो म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनको यूजर चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि अगर ये यूजर चार्जेस नहीं लगाते तो आज तो ये पानी फ्री दे रहे हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो कल को यही टॉक्सिक पानी, टॉक्सिक वाटर वुड बी सप्लाइड टू आवर हाउसेज फॉर पोर्टेबल यूजेस ऑफ वाटर, राइट. तो ये सब चीजें करने की जरूरत है. इसका ड्यूरेबल सॉल्यूशन ये है कि यूजर चार्जेस जो म्यूनिसिपैलिटीज को हैं वो लगाने होंगे. उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को इनको पावर देनी जरूरी है. ट्रिपल एफ प्रॉब्लम है,
फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये म्यूनिसिपैलिटीज को देने की जरूरत है। नाउ कमिंग हियर, हाउ द लेक्स फेयर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होती है, ये आज आप बताओगे, कल मैं बताऊंगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और भी यूट्रोफिकेशन, ये सब जो टर्म्स हैं ये आप बताएंगे। यूट्रोफिकेशन क्या है, हम डेली बेसिस पे इन टर्म्स के अक्रॉस आते हैं, बट बताएंगे आज आप। तो ये सब चीजें हैं। बेलांदूर लेक है, बाकी के लेक्स हैं। फाइंड आउट विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड लेक इन आवर कंट्री, इनलैंड वाटर लेक्स जो वाटर बॉडीज हैं, राइट। और कोरल रीफ्स के बारे में भी इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये सब। नाउ कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स टू कर्ब गंगा पोल्यूशन, दोबारा से जीएस मेंस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनजीटी ने फटकार लगाई है अथॉरिटीज को फॉर फेलिंग टू कर्ब पोल्यूशन इन गंगा रिवर एंड डायरेक्टेड द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सीवेज ट्रीटमेंट बाय 30th of June 2020। पिछले साल भी 2018 में भी कुछ ऐसा कहा गया था कि 4000 करोड़ रुपीस खर्च करे गए हैं नमामि गंगे पे, लेकिन अभी तक कुछ क्लीनिंग उसमें नहीं पाई गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एज आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, सॉल्यूशन इंटरनेशनल एग्जांपल्स में है। अमेजन जैसी जो रिवर्स हैं उनमें चेक करना होगा कि उनका पोल्यूशन लेवल क्या है। द रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स अदर देन उत्तराखंड डू नॉट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ड्रेन्स and a plan for their interception and diversion to the sewage treatment plants. Timely completion of all projects relating to sewage treatment must be ensured that by June 30, 2020 in respect of ongoing projects and by December 31st, 2020 in respect of others failing which compensation has to be paid. तो कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताओगे कि गैंजेटिक डॉल्फिन का इंडिया से क्या रिश्ता है, राइट। गैंजेटिक डॉल्फिन कौन सी नदियों में पाई जाती है? गैंजेटिक डॉल्फिन जो व्हेल फिश है। देन कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं इंडिया की, कौन कौन सी स्टेट्स जो है उनके थ्रू गंगा पास होती है? बेसिन स्टेट्स ऑफ गंगा, राइट। कौन कौन सी सिटीज हैं जो गंगा के कोस्ट पे हैं, ये भी आप बता सकते हो। कौन कौन सी मेजर सिटीज गंगा की कोस्ट पे हैं? मेजर सिटीज पूछा है मैंने। नाउ ग्रीन पैनल आल्सो डायरेक्टेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू असेस द कॉम्पेंसेशन टू बी लेवाइड ऑन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब पेनाल्टी विद इन 1 month एंड रिकवर द अमाउंट। इससे पहले ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहा था कि सीवेज डिस्चार्ज जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है टॉक्सिक क्रोमियम का इनटू द रिवर and impose the penalty of ₹280 करोड़। तो ये सब चीजें हैं। हाउ इज एनजीटी डिफरेंट? तो जो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, मैंने स्पेसिफिकली, आप चेक कर सकते हैं डीएनए में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं, तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग। नाउ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, और इसके रीजनल बेंचेस भी हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। Each bench has specific geographical jurisdiction covering several states in the region. There is also a mechanism for circuit benches. Circuit benches का mechanism भी है, yes, clear? Now, the chairperson of NGT is retired judge of the Supreme Court. Other judicial members are retired judges of the High Courts. Each bench of NGT will comprise of at least 1 judicial member and 1 expert member. Expert members should have a professional qualification and a minimum of 15 years experience in the field of environment or forest conservation and related subjects, right? तो ये सब चीजें हैं। लीगल जुरिस्डिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एक्ट से एनजीटी को पावर मिलती है, यहीं पे याद करते हैं इसे ध्यान से। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एनजीटी की पावर यहां से भी आती है। वाटर प्रिवेंशन सेस एक्ट 1977, yes, the cess act। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से भी एनजीटी को पावर मिलती है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट से भी एनजीटी को पावर मिलती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे हम पॉपुलरली ईपीए कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये आउटलायर है, थोड़ा सा ये याद नहीं रहता। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ओके, दिस can be made a good option by UPSC to confuse you guys. Biological Diversity Act 2002. NGT has not been vested with the power to hear any matter relating to the Wildlife Protection Act. Again, इसे भी confuse करने के लिए use किया जा सकता है।
अब आज मैं बता रहा हूँ, कल मैं पूछूंगा, राइट। तो वाइल्ड लाइफ, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में भी कोई पावर एनजीटी को नहीं मिलती, क्लियर। एंड वेरियस लॉज इनैक्टेड बाय स्टेट्स, स्टेट्स कोई पावर एनजीटी को नहीं दे सकती, ट्री प्रिजर्वेशन एटसेट्रा। देयरफॉर specific and substantial issues related to these laws cannot be raised before National Green Tribunal। आज हमने एनजीटी की बात करी है, कुछ थोड़े दिन बाद हम ग्रीन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बेंच है जजेस का, जो कि सिर्फ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े इश्यूज पे ही फोकस करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर अडॉप्टेड बाय एनजीटी और नॉट। एनजीटी इज नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, but it shall be guided by principles of natural justice. NGT is also not bound by the rules of evidence as enshrined in the Indian Evidence Act 1872. Thus, it will be relatively easier for the conservation groups to present the facts and issues before NGT, including pointing out technical flaws in the project or proposing alternatives that could minimize environmental damage. Right? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है एनजीटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जिसने पॉल्यूशन कॉज करा है उनको ध्यान में रखता है। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे कि आप पीआईएल या कुछ फाइल कर सकते हो। पेप्सी और कोला जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, उसका क्या, वो भी तो इकोलॉजिकल डैमेज है, राइट। तो ऑर्डर्स कैन बी अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। एनजीटी के ऑर्डर्स के खिलाफ याचिका फाइल करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में विद इन 3 months 90 days। तो टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय एनजीटी, 2/3 ऑफ द केसेस हैंडल्ड बाय एनजीटी रिलेट टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड पॉल्यूशन। 35% एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़े केसेस हैं। तो कुछ दिन में हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पे भी बात करेंगे। 31% केसेस पॉल्यूशन से जुड़े हैं। 9% लिमिटेशन, राइट, ऑफ पॉल्यूशन, कोस्टल जोन रेगुलेशन, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीजें हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस में। बैंक मर्जर्स में पोज साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के जो हैं, उनका ये कहना है दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, the mergers of these banks are likely to complicate the cyber security challenges। क्योंकि कोर सॉल्यूशन तो है, कोर बैंकिंग क्या होता है कि ये स्विच है, कोर इसे हम बोलते हैं। कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, पॉइंट ऑफ सेल से, एटीएम से, आप इस सिस्टम को फ्रॉड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बैंक से जाके 10, मान लो कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज हैं, मैंने उस पर 2 एटीएम कार्ड इशू करवा रखे हैं, एक मैं खुद यूज कर रहा हूं, एक मैंने दे दिया आपको। हम दोनों ने ये स्कीम लगाई कि नैनो सेकंड्स का ध्यान रखते हुए दोनों एटीएम्स को हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 10:10 पे, तब भी दोनों में से एक ट्रांजैक्शन होगी और दूसरी नहीं होगी, क्योंकि रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन पहले एक ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दिया जाएगा फॉर इनसफिशिएंट फंड्स। यानी कि अगर मैं बैंक को ये फूल करने की कोशिश करूं कि मैं एक टाइम पे 2 अलग अलग एटीएम से 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा हूं, जबकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज ही हैं, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोर में सारी इंफॉर्मेशन पहले इस एटीएम से भी आ जाएगी, फिर दूसरे एटीएम से भी इधर आ जाएगी, राइट। तो दोनों में से एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो पास होगी, एक ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दी जाएगी। ये है कोर का मतलब। सारी इंफॉर्मेशन जो आप क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, एक एटीएम से दूसरे एटीएम पे, अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कार्ड यूज कर रहे हो, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। हॉस्पिटल में कहीं पे भी आप कार्ड यूज कर रहे हो, राइट। अब इनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये कहना है कि ये जो बैंकिंग का मर्जर हो रहा है, इसमें पहले क्या होता था, जब मैन पावर ज्यादा होती थी तो ये देखा जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दोनों बैंक्स का सेम है या नहीं, राइट। कहीं ऐसा नहीं हो कि हाई फाई एम्प्लॉयज जो हैं सरकारी एम्प्लॉयज के साथ में बिठा दिए, राइट, तो वर्क कल्चर डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए पहले तो मैन पावर जेलिंग अप देखा जाता था, मैन पावर हार्मनी देखी जाती थी, लेकिन अब इंटरनेट प्रैक्टिसेस की हार्मनी देखने की जरूरत है। सिर्फ ये इतना ही कह रहे हैं, क्योंकि जो कोर बैंकिंग है, अगर आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ तो वहां पे लिखा है सिक्योर्ड बाय वेरीसाइन। वेरीसाइन सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, राइट, एनक्रिप्शन जो है। लेकिन कोई और बैंक का एनक्रिप्शन लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो फुल प्रूफ नहीं रहेगा सिस्टम, सिर्फ यही इसका सारांश है, राइट। देयर इज अ सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन दैट
as a lot of data is going back and forth and held by third parties. Another challenge would be merging of SOC, Security Operation Centers of the banks. तो ये छोटी सी न्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट. eKuber is the core banking solution of Reserve Bank of India. ये प्रीलिम्स के लिए. eKuber provides the provisions of a single current account for each bank across the country. Auction of government securities is also done through eKuber system. अब ये टर्म्स समझ लेते हैं फटाफट से. मर्जर ऑफ बैंक्स में मर्जर ऑफ बैंक्स एंड द CBS कोर बैंकिंग सिस्टम और सॉल्यूशन दैट दे यूज. एंकर बैंक कौन होता है? जो मर्जर की स्कीम को लीड करता है, राइट. अमेलगमेटिंग बैंक कौन होता है? जो बैंक अमेलगमेट करता है, दूसरे बैंक को अपने अंदर मिश्रित कर लेता है, सब्ज्यूम कर लेता है. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, राइट. बिजनेस साइज कितना है, ये जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू गो फॉर दैट, राइट. PSPs और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जैसे इनका फिनेकल है, इनका iFlex है, इनका फिनेकल है, इसका बैंक्स है. तो इलाहाबाद बैंक का बैंक्स है, राइट. आंध्रा बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक के साथ में मर्जर हुआ है, तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या फिर इंक्रिप्शन या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट. तो इसी को दर्शाते हुए फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI. पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए. किसी और दिन हम ये बात करेंगे कि क्या बैंक्स को मर्ज करना सही था या नहीं. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. UPSC क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आंसर जरूर करना है इसका, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ये सब सुनने का, राइट. सुन रही है सारी दुनिया, पढ़ रहे हैं सब, प्रैक्टिस करता है कोई. Please try to answer this. This is question number 421, right? Please give the question number while you would be answering in the comment section. So, Indian Express explained, is India facing stagflation? इसे हम editorial के वे में कुछ देर में analyze करेंगे, अभी नहीं. जहां तक हिंदू का analysis है वो हमने पूरी तरह से cover कर लिया, right? तो stagflation से start करेंगे अब से कुछ ही देर में editorial analysis. पॉसिबली इसी चैनल पे, नहीं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है जतिन वर्मा IAS अकेडमी, उस पर भी कर सकते हैं, राइट. उस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स MCQs फ्रॉम द हिंदू. आप लोग सुबह ये सुनोगे, उसके बाद शाम में हम क्वेश्चन लेवल चेक करेंगे, क्योंकि पढ़ते हुए इस DNA को सुनते हुए आप कितने अटेंटिव थे ये पता लग जाएगा, राइट. तो ये जेंडर गैप इंडेक्स, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस. और अब गाइस बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स 27 ऑफ दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस की मेंबरशिप ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन जो कि पेड रहती है. उसको लेते समय अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं जतिन वर्मा 71, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फी. सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए भी हो सकती है, 6 मंथ्स के लिए भी आप परचेज कर सकते हो. ये जो कोर्सेज हैं थ्रू आउट द नेक्स्ट 1 ईयर I'll be coming up with one or the other course. अभी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी कोर्स भी 15th ऑफ जनवरी के अराउंड स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स राउंड अप जैसा मैंने बताया कि 27 ऑफ दिसंबर. मेरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, JVs प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो कि पिछली बार काफ़ी अच्छा हमने परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वर डिस्कस्ड इन द टेस्ट सीरीज, राइट. जतिन वर्मा 71 कोड यूज करके आप अनअकैडमी पे एनरोल कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के लिए मेरी ये वेबसाइट www.jatinverma.org भी रेफर कर सकते हैं. और डेली न्यूज एनालिसिस प्लस कोर्स अब अनअकैडमी प्लस पे अवेलेबल है, जिसमें हम टॉपिक बेस्ड एनालिसिस करते हैं इश्यूज का 3 से 5 बजे एवरी डे 3 to 5 PM. ये सभी मेरे कोर्सेज आप अनअकैडमी प्लस पे पा सकते हैं. तो दिस वाज ऑल गाइज, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू गाइज.